बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम में डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम चैप्टर नंबर 13 के मेन पार्ट को पढ़ चुके हैं। उससे पहले जो पार्ट गिवन है ना, मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको। मैंने आपको कहा था पहले हम वो पार्ट पढ़ेंगे जो ह्यूमन का है, फिर हमें ये वाला पार्ट ज़रा इजी भी लगेगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद का जो टॉपिक रहता है ना, वो है गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। देखो एक बात याद रखो कि प्लांट्स है ना, इनको भी एनर्जी चाहिए। जैसे एनिमल्स हैं अपनी एनर्जी को रेस्पायरेशन के रिजल्ट में हासिल करते हैं, वैसे प्लांट्स भी ना अपनी एनर्जी को रेस्पायरेशन के रिजल्ट में हासिल करते हैं। ये वो रेस्पायरेशन है जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसे आप चैप्टर 11 में पढ़ चुके हो। ये सेलुलर रेस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ, जिसके रिजल्ट में प्लांट्स क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाते हैं और एनर्जी को हासिल करते हैं। तो प्लांट्स को भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कैसे आ रही है, जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ना, जैसे आप एनिमल्स के अंदर पढ़ते हो कि सिस्टम मौजूद होता है बाकायदा रेस्पायरेशन के लिए या गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो प्लांट्स में आप एक बात पढ़ के आए हो, देयर इज द नो सिस्टम प्रेजेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 1 जब आपने पढ़ा था तो आपने एक बात पढ़ी थी कि प्लांट के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है ना, वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। सिर्फ दो ही सिस्टम है, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। वरना प्लांट में ऑर्गन्स तो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बाकायदा नहीं होते। अच्छा, प्लांट में जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, विच आर द जाइलम एज वेल एज द फ्लोइम। जाइलम जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर करवाता है, और फ्लोइम जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करवाता है। इसका मतलब है दीज कंडक्टिंग टिश्यूज आर आल्सो नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज इन केस ऑफ द प्लांट। प्लांट में ये गैसेज की ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाते। अच्छा, फिर प्लांट में ये सारा काम चल कैसे रहा है। प्लांट में ये सारा काम चलता है एक बाकायदा मैकेनिज्म की मदद से, और वो है प्लांट्स के अंदर ना, ये गार्ड सेल्स हैं। चैप्टर नंबर 14 में भी आप इन गार्ड सेल्स को पढ़ रहे होगे। और ये बीन शेप होते हैं, ये किडनी शेप होते हैं। इनकी ये जो ओपनिंग होती है ना, हम इन्हें कहते हैं दे आर द स्टोमेटा। दे आर द स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है ना, इट इज द मेन साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन केस ऑफ द प्लांट। मेन साइट यही होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए प्लांट्स के अंदर। और ये स्टोमेटा कहाँ पर मौजूद होते हैं। स्टोमेटा जो है वो लीफ की सरफेस पर मौजूद होते हैं, लीफ सरफेस पर। प्लांट के केस में हर जो सेल होता है उसने गैसियस एक्सचेंज करना होता है। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं ना, उनमें ज्यादातर एयर स्पेसेस होती हैं। और जो गैसेस होती हैं ना, वो इन एयर स्पेसेस के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। गैसेस ने क्या करना होता है, इन एयर स्पेसेस के अंदर डिसॉल्व हो जाना होता है। स्टोमेटा वो मेन साइट है जहां से गैसेस ने एंटर भी होना है और जहां से गैसेस ने लीव भी होना है। एंड स्टोमेटा इज द ओपनिंग ऑफ द गार्ड सेल। स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा था, दिन में ओपन रहते हैं डे टाइम में, और नाइट में ये क्लोज हो जाते हैं। डार्क के अंदर स्टोमेटा ने क्या हो जाना होता है, क्लोज हो जाना होता है। डे टाइम में क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं। और स्टोमेटा की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप एक टोबैको के प्लांट को देखें, टोबैको के प्लांट के अंदर स्टोमेटा की तादाद मेंशन क्यों, ये एमसीक्यू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टोबैको प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा की तादाद है वो राउंड अबाउट तकरीबन 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस है। बहुत ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं लीव्स के ऊपर। टोबैको प्लांट में 12,000 स्टोमेटा मौजूद होते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कि प्लांट के अंदर जो मेजर फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं वो मीजोफिल होते हैं। यहाँ पर एयर स्पेसिस होती हैं। अगर आप इन एयर स्पेसिस को देखें तो ये लीफ के वॉल्यूम का टोटल 40% कवर करते हैं।
अब आपके पास यंग प्लांट है, उसके अंदर आमतौर पे गैशियस एक्सचेंज किसकी मदद से होगा? स्टोमेटा की मदद से होगा। हाँ, अगर प्लांट जो है वो ओल्डर हो जाए, ओल्डर प्लांट हो, तो वहां पर जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो स्टेम के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हम उन पोर्स को क्या कहते हैं? दीज पोर्स आर टर्म एज द लेंटिसेल्स। हम उन पोर्स को क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। और लेंटिसेल्स वो पोर्स होते हैं जिनकी मदद से गैशियस एक्सचेंज होता है। लेंटिसेल्स वो पोर्स होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज होता है। अच्छा, ये लेंटिसेल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? ओल्डर स्टेम के कॉर्क पर। कॉर्क कहते हैं स्टेम के छिलके को या बार्क को। ज़्यादातर ये डेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं, इन पोर्स की मदद से ओल्डर स्टेम के अंदर ना गैशियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से जो शॉर्ट आते हैं ना, वो आमतौर पे ये आता है कि जी स्टोमेटा क्या आता है? आमतौर पे ये आता है जी प्लांट के अंदर गैशियस एक्सचेंज होती कैसे है, या फिर ये आ सकता है जी ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं। वरना ये पूरा टॉपिक जो है वो लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, लेकिन आ सकता है कि प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज होती कैसे है। तो पहले आप रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट दोगे, फिर आप बताओगे कोई वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता, फिर आप बताओगे जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं दे आर आल्सो नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फिर आप स्टोमेटा की हेडिंग दे के उसकी पूरी डिटेल लिखोगे, स्टोमेटा होते क्या हैं, और यही वो हैं जो मेन साइट होती है गैशियस एक्सचेंज। स्टोमेटा मौजूद किधर होते हैं? सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं। उसके बाद आप बताओगे कि ये जो स्टोमेटा होते हैं इनकी तादाद टोबैको प्लांट्स के अंदर कितनी होती है। फिर आप लेंटिसेल्स का कॉन्सेप्ट दोगे, फिर आप एयर स्पेसिस का कॉन्सेप्ट दोगे। अच्छा, वो तमाम प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो उन ऑक्सीजन को हासिल करते हैं जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं ना वहाँ पर पड़े होते हैं, डिज़ोल्व हुए होते हैं। जबकि वो तमाम प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो उस ऑक्सीजन को निकालते हैं जो वाटर के अंदर मौजूद होती है। तो इसे हम कहते हैं कि गैशियस एक्सचेंज है प्लांट्स के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। लॉन्ग है ये, पहले ये चैप्टर शॉर्ट में हुआ करता था, अब ये चैप्टर लॉन्ग में शामिल है। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है अब लॉन्ग के हवाले से। फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? फोटो रेस्पिरेशन है, पहली लाइन के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी दैट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है प्लांट्स में जो दिन के वक्त होती है। जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 11 में केल्विन साइकिल आता है उन्हें फोटो रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है। केल्विन साइकिल के अंदर आपने एक एंजाइम पढ़ा था जिसका नाम था रुबिस्को, और रुबिस्को जो है वह सबसे अबंडेंट प्रोटीन है ऑन द अर्थ एज वेल एज इन द क्लोरोप्लास्ट। अर्थ के ऊपर भी और क्लोरोप्लास्ट में भी रुबिस्को सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है। और ये जो रुबिस्को है, अगर आप इसका पूरा नाम पढ़ें तो ये है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एज वेल एज द ऑक्सीजनेज। रुबिस्को का पूरा नाम है, ये वो एंजाइम है जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज। अगर आपने केल्विन साइकिल पढ़ा था ना बेटा, केल्विन साइकिल के अंदर रुबिस्को का जो पार्ट इन्वॉल्व होता है ना वो कार्बोक्सिलेज पार्ट होता है। और वो कौन से रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है? वो उस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है जिसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है। और वहां पे आपने पढ़ा था कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रही है ना तो रुबिस्को का कार्बोक्सिलेज पार्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जो हम प्रोसेस देखने जा रहे हैं ना वो प्रोसेस देखने जा रहे हैं जिसमें रुबिस्को का ऑक्सीजनेज पार्ट इस्तेमाल होगा। अगर आप डार्क रिएक्शन देखें, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और साथ में लिबरेशन किस चीज़ की होती है? ओवरऑल जब हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को देखते हैं तो ऑक्सीजन की। जबकि ये जो प्रोसेस है इसमें आप देखोगे प्लांट्स जो होगा वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, इस्तेमाल करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स रिलीज करवाएंगे। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्लांट्स को ना तो फ़ायदा दे रहा है ना नुकसान दे रहा है, लेकिन जब ओवरऑल देखा गया तो पता चला कि फोटो रेस्पिरेशन ना प्लांट को नुकसान दे रहा है।
जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें जो ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हैं और जो स्टेप्स होते हैं ना वो आपने याद रखने और हेडिंग के साथ याद रखने हैं। 3 तरह की ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होंगी, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा परऑक्सीसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। फोटो रेस्पिरेशन का पहला जो स्टेप होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो रुबिस्को एंजाइम है ना वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में है। तो इसका मतलब है जो वेरी फर्स्ट स्टेप है इसका मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि पहला जो मेन स्टेप होता है ना उसमें क्या होता है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता था, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो कि एक शुगर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती थी, यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रही है। अच्छा, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा ग्लाइकोलेट, और ये वो स्टेप है दैट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। उसकी वजह ये है कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए रुबिस्को है, रुबिस्को जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में है, लेकिन रुबिस्को का यहाँ पर कौन सा पार्ट इस्तेमाल होगा, ऑक्सीजनेज पार्ट इस्तेमाल होगा। ग्लाइकोलेट जब बन जाता है ना तो ग्लाइकोलेट फिर क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज होके अगली ऑर्गेनेली में चला जाता है, एंड द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द परऑक्सीसोम जहां पर ग्लाइकोलेट डिफ्यूज होके जाएगा, और वो ग्लाइकोलेट आगे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड के अंदर जिसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। इसका मतलब है ये काम किधर हो रहा है, परऑक्सीसोम के अंदर हो रहा है। परऑक्सीसोम में जब ग्लाइसिन बन जाती है तो यही ग्लाइसिन यहाँ से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज होती है, जहाँ पर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जब कंबाइन करके कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ से एक सेरीन और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये जो आखिरी स्टेप है ना ये कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है जो दिन में होती है, ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, जिसको कैटालाइज करवाने के लिए रुबिस्को एंजाइम है, बट द रुबिस्को का जिस पार्ट ने इस्तेमाल होना है वो ऑक्सीजनेज पार्ट होता है, और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ना हमने उस प्रोडक्ट को कहा था ये ग्लाइकोलेट है। ग्लाइकोलेट वहाँ से निकला परऑक्सीसोम में गया जहाँ पर वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया, फिर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं सेरीन के अंदर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अगर आप इस पाथवे को देखें तो ये केल्विन साइकिल का बिल्कुल रिवर्स पाथवे बन रहा है। कैसे रिवर्स बन रहा है कि केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। डार्क रिएक्शन यानी ओवरऑल जब आप फोटोसिंथेटिक रिएक्शन देखते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट होती है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो ये उसका रिवर्स है। अच्छा देखो, प्लांट्स के अंदर डार्क रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन था, जब डार्क रिएक्शन चलता है ना तो प्लांट के अंदर शुगर बनती है, और आपको पता है ना प्लांट के अंदर जो खुराक मैन्युफैक्चर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या शुगर होती है। फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस का चलना डार्क रिएक्शन के प्रोसेस को कम करवा देता है। इसका मतलब ये है कि रुबिस्को एक वो पर्टिकुलर एंजाइम है, रुबिस्को वो पर्टिकुलर एंजाइम है, या तो उसका ऑक्सीजनेज पार्ट इस्तेमाल होगा या कार्बोक्सिलेज पार्ट इस्तेमाल होगा, एट अ टाइम दोनों नहीं इन्वॉल्व हो रहे। अगर रुबिस्को का ऑक्सीजनेज पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलेज पार्ट नहीं इस्तेमाल होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, डार्क रिएक्शन कम हो जाएगा। जब डार्क रिएक्शन कम होगा तो प्लांट अपनी खुराक को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। प्लांट अगर अपनी खुराक को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा तो प्लांट का जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होगा, प्लांट की ओवरऑल जो यील्ड होती है वो भी कम हो जाती है, ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है, ओवरऑल यील्ड भी कम हो जाती है। उस केस में जब हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है ना वो अपनी शुगर को मैन्युफैक्चर ना कर पाए। अगर ऐसा ही है कि प्लांट में जब जब डार्क रिएक्शन ने कम होना है, प्लांट की ग्रोथ पर भी असर होना है, यील्ड पर भी असर होना है, और फोटो रेस्पिरेशन चलना है तो डार्क रिएक्शन ने कम होना है, तो फिर आखिर ये चल ही क्यों रहा है फोटो रेस्पिरेशन।
क्यों चलता है आखिर? वो इस वजह से चलता है ना कि रुबिस्को के दो पार्ट हैं, एक कार्बोक्सिलेज पार्ट और एक ऑक्सीजनेज पार्ट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर कार्बोक्सिलेज पार्ट इस्तेमाल होगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजनेज पार्ट, यानी एंजाइम कोई बाउंड नहीं है कि हमेशा उसने कार्बोक्सिलेज पार्ट को इस्तेमाल करना है, हमेशा उसका ऑक्सीजनेज पार्ट इस्तेमाल होना है। ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कार्बोक्सिलेज पार्ट इन्वॉल्व होगा, डार्क रिएक्शन चलेगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजनेज पार्ट इन्वॉल्व होगा, फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। फोटो रेस्पिरेशन चलेगा तो प्लांट को ना तो फायदा है ना नुकसान है। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं तो पता चलता है कि ये जितने भी स्टेप हैं ये एनर्जी को कंज्यूम करके चल रहे हैं, और यहाँ पे कोई एक ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहें या शुगर कहें या हम कहें जी प्लांट अपनी खुराक मैन्युफैक्चर कर रहा हो। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो पता चलता है जी प्लांट के अंदर ना फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान है। तो फिर इसी वजह से चल रहा है क्योंकि एवोल्यूशन के रिजल्ट में ना शुरू में क्योंकि एनवायरनमेंट जो था वो ज़रा रिड्यूसिंग टाइप था, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा थी, तो साथ में ऑक्सीजन भी, तो फिर आप देखें ये दोनों ही पार्ट इवॉल्व हो गए। लेकिन बाद में ना ये ख़त्म नहीं हो सका पौधों से और ये चलता है। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ना आप इस पार्ट के इस्तेमाल को कम करें। तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, फिर साइंटिस्ट ना C4 साइकिल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि C4 साइकिल इंट्रोड्यूस हो जाए। C4 साइकिल कुछ साइंटिस्ट ने राइस में और वीट में ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया है। C4 साइकिल का फायदा क्या है? C4 साइकिल का फायदा यह है कि प्लांट्स में कार्बोक्सिलेज पार्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कार्बोक्सिलेज पार्ट ज़्यादा इस्तेमाल होगा और ऑक्सीजनेज पार्ट कम इस्तेमाल होगा, जिससे क्या होगा प्लांट का ये ऑक्सीजनेज पार्ट की यूटिलाइजेशन जब कम हो जाएगी तो फिर प्लांट को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, C4 पाथवे को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर। ये था फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में आपने उसको पहले डिफाइन करना है, डेफिनेशन के बाद आपने रुबिस्को का कॉन्सेप्ट देना है, उसके बाद आपने बताना है इसके स्टेप्स कहाँ पर हो रहे हैं, फिर आपने बताना है कि फोटो रेस्पिरेशन होता ही क्यों है अगर प्लांट को नुकसान होता है, और फिर एंड पर कि साइंटिस्ट जो है इसे ओवरकम करने के लिए कर क्या रहे। क्लियर? अगली अगर आप स्लाइड देखें ना, यानी प्लांट्स के ना सिर्फ यहाँ पर दो ही टॉपिक्स दिए गए हैं, एक फोटो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में हो रहा है और एक गैसियस एक्सचेंज जो हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखेंगे तो अब हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर ना पहले आप एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो रेस्पिरेटरी सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है अक्रॉस विच द गैसियस एक्सचेंज अकर। जैसे अगर आप देखें इन केस ऑफ द एनिमल यानी ह्यूमन की बात कर लें, क्योंकि वो तो आपने पढ़ लिया ना, हमारे अंदर एल्वियोलाई वो साइट होती है जिसके अक्रॉस गैसियस एक्सचेंज होता है, बिकॉज द एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। तो गैसियस एक्सचेंज ना उसी के अक्रॉस होता है, तो हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस वो होगी। रेस्पिरेटरी मीडियम मैंने जो आपको बताया था वो मीडियम होता है जिसके अक्रॉस काम हो रहा है, जिस एनवायरनमेंट में काम हो रहा है। रेस्पिरेटरी मीडियम में मैंने आपको बताया था या तो एयर है मीडियम या फिर क्या है वाटर है। तो सरफेस वो है जिसके अक्रॉस गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। रेस्पिरेटरी सरफेस को कैसा होना चाहिए? रेस्पिरेटरी सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका सरफेस एरिया लार्ज हो और वो मॉइस्ट होनी चाहिए। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कांटेक्ट ज़्यादा होगा, उसके अक्रॉस जो है वो गैसियस एक्सचेंज बेहतर हो सकती है। जितना वो मॉइस्ट होगी यानी उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ऐसा ना हो कि ड्राइनेस हो, जितना ज़्यादा मॉइस्ट होगी ना उतना ज़्यादा गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ होकर बआसानी चली जाएंगी। उसके बाद है एपिथेलियम को थिन होना चाहिए। मैंने एल्व्यूलर एपिथेलियम की बात की थी और मैंने आपको कहा था हमारी जो एल्व्यूलर एपिथेलियम होती है ये 1 सेल थिक होती है। जितना ज़्यादा वो थिन होगी उतना बेहतर गैसियस एक्सचेंज होगा। जनरली आप देख लो घर के अंदर आपने एक विंडो बनाई है, उस विंडो के अंदर आपने कोई भी एक जाली सी लगा दी है और वो जो जाली है उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं या वो जाली है वो बहुत थिन सी है, उसके अक्रॉस गैसेस बड़ी आसानी से जा रही हैं।
लेकिन अगर आप घर के अंदर अपनी साइडों पर मौजूद दीवार या ये सामने जो दीवार लगी है इसको देख लें, ये तो बड़ी थिक है, इसके अक्रॉस क्या गैसेस जा रही हैं? नहीं जा रही। तो जितना ज़्यादा वो सरफेस जिसके अक्रॉस गैशियस एक्सचेंज होना है वो थिन होगी, उतना बेहतर गैशियस एक्सचेंज हो सकेगा। तो थिन एपिथेलियम होनी चाहिए। उसके बाद है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है एक स्टीप ग्रेडियंट बन जाए कंसंट्रेशन का, कि आपको पता है हमारी जो गैसेज हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती हैं। जितना स्टीप ग्रेडियंट बन जाएगा उतना ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो गैसेज है ना वो इफेक्टिवली जा सकती होंगी। आखिरी बात लिखी है कैपिलरी नेटवर्क। एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को जब हमने पढ़ा था ना तो मैंने उस वक्त एक बात की थी कि एल्वियोलाई हैं एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। इनको थॉरली ना हमारी ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, थॉरली ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी उतना ज़्यादा उन साइड से जहाँ पर गैसेस मौजूद हैं, ऐसी एयर, फ्रेश एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो निकल के ब्लड वेसल्स में जाएंगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये है कि जितना ज़्यादा रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज हो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है। ये मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ना उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब वन बाय वन ना हमने एनिमल्स को पढ़ना है। पहले रेस्पिरेशन इन हाइड्रा है, फिर रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ना हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। ये जो हाइड्रा है ना, चैप्टर नंबर 10 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये फाइलम नाइडेरियन से बिलोंग करता है। और फाइलम नाइडेरियंस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बाकायदा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। यानी एनिमल्स के अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाकायदा तौर पर मौजूद होना हायर एनिमल्स में तो है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में तो है, लेकिन जो सिंपल है ना उनके अंदर नहीं है। तो हाइड्रा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। हाइड्रा की जो बॉडी होती है चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा, ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होता है। 2 लेयर होती हैं, एक बाहर की लेयर होती है जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, एक अंदर की लेयर होती है जिसे हम एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक मास होता है जिसे मैंने मिजोग्लिया कहा था। इसका मतलब है हाइड्रा की बॉडी के अंदर एक ही चीज मौजूद है, एक सिंगल ओपनिंग होती है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो, मैंने कहा था सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक ही सिंगल ओपनिंग है। उसी सिंगल ओपनिंग की वजह से खुराक ने भी अंदर आना है और पानी ने भी अंदर आना है। तभी याद है ये जो हमने अंदर वाली कैविटी मेंशन की थी ना, हमने इस कैविटी को क्या कहा था? हमने इस कैविटी को कहा था गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यानी कि वो कैविटी है जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इन्वॉल्व है। ये वो कैविटी होती है जहां पर डाइजेशन ऑफ फूड भी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम इसे कहते हैं। यानी हाइड्रा के अंदर ना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। हाइड्रा की बॉडी में जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ना वो उसकी जनरल बॉडी सरफेस से भी हो रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो एक तरफ आप देखें ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बाहर जा रहा है, तो पानी जो है वो यहाँ से आता है थ्रू माउथ। एक तो हाइड्रा के अंदर बेटा जो कुछ भी हो रहा है ना वो जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। यानी ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये कहाँ से हो रहा है? ये जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। यानी इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। ये जो एंड पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है एंटीरॉन, ये सिलेंटीरॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का दूसरा नाम। तो इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ना, यहीं से एयर ने अंदर जाना है डिफ्यूज होके, और जितना भी वो वेस्टेज ऑफ एयर है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना है, वो जनरल बॉडी सरफेस से बाहर आ जाएगा। यानी कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता। नंबर 2 पर मेंशन किया हुआ है अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर अगर आपने गैशियस एक्सचेंज पढ़ना है ना तो ये 4 स्टेप, यानी पूरे टॉपिक को ना इन्हीं 4 स्टेप के अंदर कवर किया हुआ है। अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एनिलिडा से बिलोंग करता है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जब आप फाइलम पढ़ेंगे ना तो फाइलम एनिलिडा आएगा, अर्थवर्म उससे बिलोंग करता है। और ये जो एनिलिडा वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये नाइडेरियन से ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन मज़े की बात है कि इनके अंदर भी ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता फॉर द गैशियस एक्सचेंज। अर्थवर्म बेसिकली वो है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर मेनली थ्रू द स्किन। अगर आप अर्थवर्म की बॉडी को देखें तो इनकी जो स्किन होती है ना,
ये वाली जो स्किन होती है इट इज़ रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, यानी इस एरिया के अंदर ना सारी की सारी आपको ना ब्लड कैपिलरीज मिलती हैं। ये सारी ब्लड कैपिलरीज पड़ी हैं। और साथ ही ना ये जो स्किन होती है यहाँ पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्लैंड्स भी होते हैं जिन्हें एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड कहा जाता है, जो इनकी स्किन की सरफेस को मॉइस्ट रखते हैं। घर में आपने अर्थवर्म को देखा होगा, उन घरों में लाजमी मौजूद होता है जहाँ पे कच्ची सी जगह बनी हुई हो या फिर जहाँ पे ना क्यारी बनी होती है, तो ये आमतौर पे ना मॉइस्ट सरफेस पर मौजूद होता है। तो अर्थवर्म की जो स्किन होती है ना उसकी एपिडर्मल लेयर के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो उसकी स्किन की सरफेस को क्या रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं। सिक्रीशंस होती है, इस वजह लिखा हुआ है जी सिलोमिक फ्लूइड एक्सूडिंग आउट थ्रू द डॉर्सल पोर, यानी अपर सरफेस के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से वो बाहर निकलता रहता है फ्लूइड और इनकी स्किन के सरफेस को मॉइस्ट रखता है। मैंने आपको बताया कि गैसेस ने ना कैसे आना है, फ्रॉम द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी के स्किन से आना है। ऑक्सीजन डिजोल्व ऑन द वेट सरफेस पासिस थ्रू द क्यूटिकल एंड द एपिडर्मिस। बाहर की जो टॉप लेयर है वो क्यूटिकल है, उसके नीचे एपिडर्मिस है। इन दोनों को क्रॉस करके ना अल्टीमेटली वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ गई है। इनके अंदर ब्लड है अर्थवर्म के अंदर। और चैप्टर नंबर 14 जब आप पढ़ेंगे, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, तो अर्थवर्म के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना वो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि कॉकरोच के अंदर एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी इनका ब्लड अगर है तो ब्लड के अंदर पिगमेंट भी है, उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। जैसे मैंने आपको मैन के अंदर एस्पायरेशन पढ़ाया था, उस हीमोग्लोबिन के अंदर के साथ गैसेस कंबाइन करती है और फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इनके भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस जगह पे जाकर ऑक्सीजन को अनलोड करती है, अलहदा कर देती है, एट द लेवल ऑफ टिश्यू। टिश्यू के लेवल पे जाके जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाती है, ऑक्सीजन फ्री होती है और फिर वही ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स की तरफ चली जाती है। जबकि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ब्लड के अंदर आएगी, दोबारा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये है रेस्पिरेशन इन द अर्थवर्म। यही स्टेप्स बताए हुए कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द आउटर सेल्स ऑफ द स्किन एंड द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज इनटू द ब्लड। दूसरा स्टेप है ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देना है। तीसरा स्टेप बताया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल डिफ्यूज इनटू द ब्लड। और चौथा स्टेप बताया हुआ है फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द स्किन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड एंड थ्रू द आउटर स्किन सेल टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी अर्थवर्म के अंदर आपने देखा कि जो भी काम हुआ है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। और बाहर जो जनरल बॉडी सरफेस होती है ना, ये मॉइस्ट होती है। जो जनरल बॉडी सरफेस होती है यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम है सिक्रीशन को रिलीज करवाना, आउटर सरफेस को मॉइस्ट रखना। टॉप के ऊपर जो लेयर है वो क्यूटिकल की लेयर है, उसके नीचे एपिडर्मिस है, उसके नीचे रिचली सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स है। तो जैसे ही गैसेस आती हैं ब्लड में पहुंचती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर जाके टिश्यू के लेवल पर डिसोसिएट होती है, ऑक्सीजन को अनलोड करती है, ऑक्सीजन सेल तक चली जाती है। सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ब्लड में आएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी और इसी पाथवे से वो बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये पहले दो पॉइंट हो गए, एक मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म और एक रेस्पिरेशन इन हाइड्रा इन केस ऑफ द एनिमल। तो आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करता हूं। उसके बाद का जो लेक्चर है ना वो मैं रेस्पिरेशन इन कॉकरोच से स्टार्ट करूंगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।